हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हमारी जो लीगल रीजनिंग की सीरीज़ है उसमें हम फिलहाल क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं एंड दिस शैल बी द सिक्स्थ वीडियो ऑफ द क्रिमिनल लॉ टॉपिक। ठीक है, जिसमें हम स्पेसिफिक क्राइम्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कुछ और स्पेसिफिक क्राइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद अटेम्प्ट टू मर्डर एंड डाउरी डेथ। ठीक है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर बेसिकली क्या होता है कि whoever does any act with an intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death he would be guilty of murder shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ठीक है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर बेसिकली यही होता है कि आपने मर्डर के लिए आप गए अटेम्प्ट करने के लिए, आपका और आपका जो पूरा मकसद था मर्डर करने का वो पूरा नहीं हुआ है, तो आप अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल फिर भी होगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक चीज़ प्रूव करनी है बेसिकली तो कि आपका इंटेंशन होना चाहिए, और दूसरा है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो भी इंजरी सामने वाले को कॉज कर रहे हो उससे हर हालत में मर्डर हो सकता है। ठीक है, और इसकी भी मैक्सिमम लिमिट है 10 ईयर्स की। ठीक है, 10 ईयर्स से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते, कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, एंड इफ हर्ट इज कॉज टू एनी पर्सन बाय सच एक्ट द ऑफेंडर शैल बी लायबल ईदर टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और टू सच पनिशमेंट एज हियर इन बिफोर मेंशन। ठीक है, और अगर सामने वाले इंसान को कोई हर्ट हुआ है, ठीक है, कोई चोट लगी है, तो ऐसे में भी जो ऑफेंडर है दैट ही शैल बी लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब बात करते हैं डाउरी डेथ की। तो डाउरी डेथ है वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज। ठीक है, ये ध्यान रखना कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं हर सेक्शन के। ठीक है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो विमेन है उसकी बॉडी पे बर्न्स होने चाहिए या बॉडीली इंजरी होनी चाहिए कोई भी, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप नहीं देखते हो। ठीक है, मतलब जैसे अगर कहीं हाथ जल गया तो वो चीज़ डाउरी डेथ में नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे बर्न्स होने चाहिए जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होते, आप नहीं देखते हो ऐसे बर्न्स। ठीक है, विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज, तो उसकी मैरिज हुई उसके 7 साल के अंदर अंदर ही ये सारे इंस्टेंसेस होने चाहिए। ठीक है, एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी और हरासमेंट। क्रूअल्टी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी सच डेथ कैन बी कॉल्ड एज डाउरी डेथ। ठीक है, अगर डेथ के जस्ट पहले आपको आप ये प्रूफ करा दो कि जो विमेन है उसके साथ क्रूल्टी होती थी या तो हरासमेंट किया जाता था उसका, मेंटल या फिजिकल जो भी। ठीक है, तो जो और उसके बाद अगर डेथ होती है विमेन की तो दैट शैल कम अंडर द परव्यू ऑफ डाउरी डेथ। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए द हस्बैंड वॉज मैरिड टू बी द वाइफ। आफ्टर 4 months of the marriage, A demanded money from B to construct a new house. She was frequently beaten for the same purpose as she did not bring any money from her house. She drank poison and died just after 7 months of the marriage, and this is considered as dowry death। ठीक है, एकदम सिंपल। आगे चलते भाई, असॉल्ट की भी बात करते हैं। तो इन दोनों स्लाइड्स में हम असॉल्ट और बैटरी की बात करेंगे। ठीक है, क्रिमिनल फोर्स मतलब बैटरी ही होता है। ठीक है, तो असॉल्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ है कि आपने जेस्चर किया है, आपने हाथ नहीं लगाया है। ठीक है, और एनी प्रिपरेशन इंटेंडिंग और नोइंग टू बी लाइकली दैट सच जेस्चर और प्रिपरेशन विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट टू अप्रहेंड that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। ठीक है, मैंने से वैसे हाथ हिलाया, मैं मारने वाला हूँ, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो सामने वाले के मन में इंटिमिडेशन हो गई। ठीक है, उसको थोड़ा सा डर लगने लगा कि हाँ ये अब मुझे मार सकता है, तो दैट इज असॉल्ट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए शेक्स हिज फिस्ट एट जी इंटेंडिंग और नोइंग इट इज लाइकली टू बी कॉज thereby cause Z to believe that A is about to strike Z, A has committed an assault। एकदम सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं, बैटरी की बात करते हैं भाई। तो बैटरी इज द यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, आईपीसी की भाषा में बैटरी को हम क्रिमिनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगेंस्ट अनदर इंडिविजुअल द अमाउंट ऑफ फोर्स डज नॉट डिटरमाइन वेदर द एक्ट वाज बैटरी और नॉट। ठीक है, आप थोड़ी सी भी फोर्स लगाओ तब भी वो बैटरी होती है, और आप बहुत ज़्यादा लगा दो तो फिर तो बैटरी है ही। ठीक है, बट द यूज ऑफ फोर्स इज सिग्निफिकेंट टू कमिट द ऑफेंस ऑफ बैटरी। द क्रिमिनल फोर्स डज नॉट नीड टू एवरी टाइम कॉज बॉडीली इंजरी। ठीक है, अगर बॉडीली इंजरी नहीं भी हुई है तब भी आप बैटरी के लिए लायबल करे जा सकते हो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। Z इज सिटिंग इन अ मूड बोर्ड ऑन अ रिवर। A unfastens the moorings। ठीक है, ये कैपिटल ए है। A unfastens the moorings and thus intentionally causes the boat to drift down the stream। Here A intentionally causes motion to Z and he does this by disposing substances in such a manner that the motion is produced without any other action on any person's part। ठीक है, तो यहाँ पे A ने इंटेंशनली फोर्स करा, इंटेंशनली यूज करा फोर्स का Z के अगेंस्ट, एंड उसने Z के कंसेंट के बिना यूज करा, एंड इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस
और इंटेंडिंग और नोइंग इट इज लाइकली टू बी कॉज इंजरी, फियर और अनाउंस टू जेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स यूज किया गया है, भले ही उसने डायरेक्टली टच नहीं करा ए को। ठीक है, बट यहाँ पे दो चीज़ें फुलफिल हो गई कि एक तो क्रिमिनल फोर्स यूज करा, ठीक है, और उसने जो चीज़ करी उससे ए के मन में, सॉरी जेड के मन में एप्रीहेंशन आ गया कि हाँ इससे मुझे चोट लग सकती है, और उसको चोट लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स पूरा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। तो हुएवर वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट्स टू एनी पर्सन हैज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, ये दो वर्ड्स जो आप देख रहे हो, यही दोनों वर्ड्स का मेन डिफरेंस है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट में। ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तब होता है कि जब आप इंसान को रोक दो किसी भी डायरेक्शन में जाने से। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह में रोक के आपने उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो वो सिर्फ उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। मतलब मान लीजिए आप एक इंसान है, आपने उसके तीन साइड आपने लोग खड़े कर दिए, तो चौथी साइड तो खाली है। ठीक है, तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं होगा। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तब होता है जब आप उसको प्रोसीड करने से रोक दो इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या होता है? तो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर when a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर कोई इंसान है वो लॉफुली ये समझता है कि हाँ मैं इस इंसान को रोक सकता हूँ सामने जाने से या किसी भी डायरेक्शन जाने से, और वो उसकी गुड फेथ होती है, उसकी इंटेंशन नहीं होती रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करना सामने वाले को। ठीक है, वो चीज़ एक्सेप्शन में आएगी अंडर द सेक्शन दैट डिफाइंस रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ठीक है, अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पढ़ते हैं। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है हुएवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन्स एनी पर्सन इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स इज रॉन्गफुली टू कन्फाइन दैट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है उसमें जो लिमिट्स होती हैं वो सेट होती है कि आप इस बॉक्स के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, बट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो होता है उसमें चारों डायरेक्शन से आप रिस्ट्रेंट लगा देते हो कि आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट के बीच में ये फ़र्क होता है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। एंड एक और दो वीडियोस और लगेंगी, फिर हम क्रिमिनल लॉज की सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।